लोकतंत्र के नाम पर सर यहाँ बात होती है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, 2024 में अगर सरकार भाजपा को नहीं हराया तो लोकतंत्र, संविधान सब खत्म हो जाएगा। इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, ये भी वही बड़ा हास्यास्पद बात है, मंची बात है। भाई हम ये कहते हैं, नेपाल में हम कई बार बोले भी हैं, नेपाल में एक बार हिंदू राष्ट्र बनाया गया, संविधान संशोधन किया गया। दूसरी सरकार आई, उसको हटा दी। फिर वो आई दूसरी वाली, वो फिर हिंदू राष्ट्र बताई, फिर वर्तमान सरकार ने फिर हटा दिया। भाई क्या आपकी औकात है केंद्र में सरकार बनाने की? आप तो या तो कांग्रेस की पालकी ढो रहे हो या बीजेपी की पालकी ढो रहे हो। आज 85% समाज के नेता किसकी पालकी ढो रहे हैं? काशीराम ने दोनों को क्या कहा था? कहा था? तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? या तो इनके साथ हैं या इनके साथ। तो देश में भाई गांधी परिवार तो एक वंशवाद और परिवारवाद के कारण वो पार्टी समाप्त हो रही है। भाई कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर उसके सामने मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो वो तो थोड़ा मतवाला हाथी हो ही जाते हैं ना। इसलिए लोकतंत्र मजबूत हो, इसलिए जरूरी है विपक्ष मजबूत हो। अब विपक्ष माने ये 100 लोगों का वो नहीं, गठबंधन नहीं, विपक्ष माने एक पार्टी। और एक पार्टी दलित पिछड़ों की क्यों नहीं विकसित हो पा रही? आप देख रहे हो, पत्रकार हो। क्या वजह, क्यों नहीं हो वजह पाई? यही जैसे है, कि आप लोग कई बार आपने नहीं वजह एक बहुत सिंपल है कि ये लोग पार्टी में लोकतंत्र नहीं चाहते। भाई आप एक पार्टी बनाओ, आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, फिर आपकी बेटी बेटा, हम क्यों रहेंगे आपके साथ? ये सिंपल सी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझ में आती। अब आप कहोगे ये तो ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रतिद्वंदिता है। अरे तो भाई राजनीति में सब मुख्यमंत्री बनने आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, जिसके अंदर योग्यता हो क्यों नहीं बनेगा? क्या इन्हीं को सपना हो रहा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होने लायक है? भाई आज कम से कम 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित पिछड़ों में होंगे, अलग अलग, ठीक, अलग अलग सब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने लायक हैं। लेकिन एक पार्टी में 3-3 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं तो नहीं, ये संभव है। क्यों नहीं संभव है भाई? नहीं सर, तो ऐसा क्यों नहीं संभव हो पा रहा? क्या वजह क्या है? ये जितने दलित पिछड़े, आदिवासी, इवन मुस्लिम, ओवैसी की पार्टी है, खानदानी पार्टी है। सारे मुसलमान कहाँ नेता मान लेंगे इनको? ये सर पटक ले। हाँ, कैसे नेता मान लेंगे? अभी जैसे चंद्रशेखर रावण निकले, ये कहे भाई हम किसी राजवंश के नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, हम साधारण परिवार से हैं। लेकिन आए हो तो आप साधारण परिवार से, लेकिन बनाओगे एक अपना राजवंश। हाँ, एक जो है आजाद वंश बना करके आप जाओगे, क्योंकि आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो समस्या यह है कि पता नहीं दलित पिछड़ों में क्या अहंकार आ गया है। इस देश के जो राजा महाराजा जमींदार सामंत थे, आज वो लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी में, बीजेपी में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोग, पिद्दी सा आदमी, वो भी एक राजवंश बनाना चाहता है। तो ये एक पतन है दलित पिछड़ों की राजनीति में। मतलब अलग-अलग विभाजन होना पतन है। ये पतन है, बहुत बड़ा पतन है। और इस पतन का समाधान यही है कि लोकतांत्रिक पार्टी बने। अब लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत होनी चाहिए तभी होगा जब पत्रकार आवाज उठाए, जब यहाँ का पढ़ा लिखा आवाज उठाए। लेकिन हर आदमी का तो स्वार्थ ये है कि भैया चीफ मिनिस्टर हो जाए, हम माल लूट लें। तो यहाँ तो लुटेरों का गैंग हम लोग बनाए हुए हैं। हाँ, सामाजिक न्याय पर लुटेरों का गैंग बना है। सामाजिक न्याय पर लुटेरों का नहीं, सामाजिक न्याय ही नहीं, दलित पिछड़ों की जितनी पार्टियां हैं वो सब लुटेरों के गैंग ही है। अगर लुटेरों के गैंग नहीं है, आप लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी बनाए हो, तो लोकतंत्र तभी बचेगा जब केंद्र की सत्ता में, संविधान तो केंद्र की सरकार बचाएगी ना। क्यों कि उत्तर प्रदेश सरकार बचा लेगी संविधान? केंद्रीय सरकार। हाँ, तो केंद्र में बैठने की औकात राष्ट्रीय पार्टी की होगी ना। आप क्या मिलकर आज क्या दलित पिछड़े एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं आप पूरे देश के, या हैं? नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है इस समय। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर के भाई एक ही प्रदेश में 4 पार्टियां हैं दलित पिछड़ों की। हर आदमी चीफ मिनिस्टर होना चाहता है, तो क्या करेगा? वो चाहेगा उसका सत्यानाश होगा, वो चाहेगा उसका क्योंकि वो पारी से नहीं बनना चाहते, क्रम से नहीं बनना चाहते कि भाई आज अगर ये लोकतांत्रिक पार्टी बनाते तो 5 साल रामविलास पासवान भी प्रधानमंत्री हो लिए होते, 5 साल नीतीश भी हो लिए होते, 5 साल उपेंद्र भी हो लिए होते, 5 साल शरद पवार भी हो लिए होते, 5 साल लालू यादव भी हो गए होते, सब हो गए होते, नहीं 5 साल करुणानिधि भी हो गए होते। लेकिन यहाँ दलित पिछड़े चाहते हैं कि हों तो हम ही हों।
तो जब हम ही हों, तो एक राज्य में तो एक ही चीफ मिनिस्टर होगा ना, और आपको आप जब भी हो हम ही हो, पिछड़ों में जब भी हो हम ही हो, तो क्या करेंगे? बाकी पिछड़ों को फिट करेंगे कि नहीं आप? तो ये दलित पिछड़े हर दूसरे को फिट कर रहे हैं, हाँ? तो ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति के नाम पर एक ढंग से बिजनेस व्यवसाय है, मतलब एक परिवार का बिजनेस है, ये बिजनेस चला रहे हैं और उसमें जाति भी विकसित हो गई है, क्योंकि भाई इतना लाभ पहुंचाए हैं कि उनको इतना ही लाभ बहुत लग रहा है। जो भूखे नंगे हों सैकड़ों साल से, हम हजारों साल से तो नहीं कह सकते, सैकड़ों साल से, तो उन लोगों को तो कुछ भी मिल जाता है, बहुत है, हाँ? जैसे भूखे आदमी को 5 किलो अनाज ही दे रहा, वही बहुत है। तो ऐसे ये दलित पिछड़ों के पास बड़ा विजन नहीं है, बड़ा विजन करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तमाम टीचर हैं, मतलब कोई बड़ा विजन नहीं दे पा रहे हैं, हाँ? और हर आदमी व्यक्ति को प्रमोट कर रहा है, सब व्यक्ति ही तो हैं। आप बता दो पूरे दलित पिछड़ों में कहीं पार्टी काम कर रही हो, कोई पार्टी काम कर रही है, हाँ? पार्टियां तो हैं, लेकिन पार्टी व्यक्ति विशेष के पार्टी होना अलग बात है, लेकिन पार्टी को संचालित कौन कर रहा है? एक व्यक्ति विशेष ही एक व्यक्ति कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, तो बाकी जातियां, बाकी परिवार उसको क्यों अपना हीरो मान लेंगे, अपना नेता मान लेंगे? भाई शुरू में चल गया, आपने बहुजन की बात की, आपने मूल निवासी की बात की, आपने पिछड़ों की बात की, आपने सामाजिक न्याय, लगा कि भाई ये नेताजी बढ़िया बात कर रहे हैं, जुट जाओ। लेकिन बाद में पता चला नेताजी ये मंच से भाषण देकर इस मुखौटे के नाम पर अपने परिवार की पार्टी बना रहे और अपने जाति को लाभ बांटना चाहते हैं और बाकी सबको उल्लू बनाना चाहते हैं, समझ गए? अब हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए जरूरत है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी बने जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहे, और यही लोकतंत्र मैंने बताया, चेंज एंड इंक्लूजन, दो लोकतंत्र के आधार हैं। बाकी तो भाई पब्लिक का कल्याण आना, लोकतांत्रिक एक चरित्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक इथिक्स होना चाहिए, लोकतांत्रिक उसका प्रबंधन होना चाहिए, पार्टी में भी, देश में भी, हर स्तर पर। घर में भी लोकतंत्र होना चाहिए भाई, घर में सबसे विचार विमर्श करिए, जो निर्णय हो जाए उस पर कार्रवाई, यही लोकतंत्र है ना। तो इन व्यक्तिवादी पार्टी में किसी की औकात है, किसी की नेता की कोई राय देने की, सत्य बोलने की किसी की औकात है? किसी की औकात नहीं। तो जहाँ सत्य तभी बोलेंगे जब उस पार्टी में उनके जैसे 20 लोग हों, उस स्टेटस के हों, तब सत्य बोलेंगे। आज जैसे हम भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए अपनी पार्टी के, हमारे 2 वर्तमान, एक वर्तमान है, एक और भूतपूर्व हो गए। तो भाई अब हम 2 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की ये तो हैसियत है ना कि वर्तमान को हम कुछ भी कह सकते हैं, अगर कहीं गलत कर रहे हैं, हमारी पूरी राष्ट्र कार्यकारिणी के सामने हम अपनी बात रख सकते हैं। तो उनको ये लोकतंत्र जब बात करेंगे तो संशोधन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो हटाया भी जा सकता है अविश्वास करके, हाँ? तो लोकतंत्र सामूहिकता का नाम है, सामूहिक निर्णय का नाम है, सामूहिक उपक्रम का नाम है, सामूहिक पराक्रम का नाम है, सामूहिक कल्याण और सामूहिक हित के लिए। भगवान बुद्ध ने यही किए थे ना, बहुजन हिताय बहुजन, बहुजन माने मेजॉरिटी के हित के लिए, हाँ, अधिकतम लोगों के, यानी बहुजन माने अधिकतम, यानी जितने का कर सकते उतना। बहुजन माने ये नहीं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उन्होंने तो अधिकतम लोगों का कल्याण, यही लोकतंत्र है। वो पार्टी में भी होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो सामाजिक न्याय, जातिवाद, जनगणना, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। भाई संविधान क्या है? संविधान तो एक यंत्र है जिसके माध्यम से इस देश की व्यवस्था चल रही है। अगर उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट और फंडामेंटल राइट, 2 चीज निकाल दीजिए तो बाकी संविधान में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, जुडिशरी कैसे चलेगी, धन कैसे बटेगा, विधायिका कैसे बनेगी, मतलब कार्य सब यही तो लिखा है। तो जब आप देश के भाग्य विधाते ही नहीं है तो कहाँ से क्या काहे की संविधान की चिंता? संविधान तो देश की व्यवस्था लागू करने का विधान है, तो उस विधान की पूजा करने से सुरक्षा होगी क्या? उस विधान को लागू, अधिकतम उसका जो स्पिरिट है, जो संविधान की मूल आत्मा है, मंशा है, इस देश में सारे लोगों का विकास हो, सबको शिक्षा हो, सबको स्वास्थ्य हो, सबका सुख हो, सबको समृद्धि हो, समता हो, न्याय हो, बराबरी हो, सम्मान हो, सामाजिक आर्थिक सब न्याय हो, तो वो
यही संविधान में लिखा है और इसको लागू तब करेंगे जब आप केंद्र की सत्ता में बैठेंगे, और तभी संविधान लागू हो जाएगा सही अर्थों में, तभी सुरक्षित भी रह पाएगा। और बेहतर बना लीजिए संविधान, कहीं कमी रह गई है तो। हाँ, लेकिन बनेगा जब सत्ता में आएंगे। जब सत्ता में आएंगे, और सत्ता तभी आएगी जब आप लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे। जैसे सर आपने कहा लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे, तो क्या वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के हिस्से काम कर रही है? जैसे कि आप जिस पार्टी आपने कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज का एक और भूतपूर्व राष्ट्रीय ध्वज है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एक नमूना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हमारी सम्यक पार्टी पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और हमारे यहाँ प्राविधान कर दिया गया कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति एक कार्यकाल से अधिक नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार का भी नहीं होगा, उस जाति का भी नहीं होगा, उस प्रांत का भी नहीं होगा। अभी तो थोड़ा-सा हम लोगों का ये है कि भई पूरे देश में नहीं फैल पाई, नहीं तो हमारे यहाँ प्राविधान है कि अगली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी प्रांत का भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जात तो बदल गए, परिवार भी नेचुरली जब जात बदल गई, परिवार भी बदल गया। करना यही पड़ेगा। अब चूँकि हम लोग भई आज हर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के हर ज़िले में आप देखिए तो 8-10 परिवार वो राजनीतिक बिज़नेसमैन के रूप में पैदा हो गया है और धन दौलत भी हो गया है। किसी के पास मान लो 5 करोड़ की पूँजी है, किसी के पास 10 करोड़ की पूँजी है, किसी के पास 100 करोड़ की पूँजी है, चलो। तो वो ऐसे 4-6 लोग हैं हर ज़िले में, हर समाज के, दलित पिछड़ों में। अब वो एक बिज़नेस हो गया है कि उनको राजनीति में रहना ही रहना है। हाँ, वो कभी सपा से खड़े हो गए तो सारा समाज सपा में, कभी बसपा से खड़ा हो गए, कभी भाजपा से खड़ा हो गए, कहीं कांग्रेस से खड़ा हो गए। तो ऐसे लोगों के बीच, और वही उस ज़िले के भाग्य विधाता भी हैं, वही 15-20 लोग। तो 4 लोग तो चुनाव लड़े या एक को टिकट मिल गया, वो चुनाव लड़े। अब ज़िले के जो 50 लोग थे, जितने ठेकेदार और तमाम तरह के लोग, वो क्या हो गए, उनके बड़े प्रवक्ता हो गए। तो फिर हम लोगों की बात कौन सुने? तो अभी एक अधोपतन की स्थिति है, लेकिन ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। ये सुननी पड़ेगी, और अगर इसको सुन करके लोग आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो भई देखिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखिए देश समृद्ध होगा, देश में बढ़िया फर्राटे की सड़कें भी होंगी, एयरपोर्ट भी होगा, हवाई जहाज़ भी होगा, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री भी होंगी, हमारा देश डिफेंस में आगे होगा। हाँ, आज उत्तरी कोरिया भी तो डिफेंस में बहुत आगे है, अब वो सबसे गरीब है, लेकिन हम 80% गरीब लोग होंगे। हाँ, तो देश समृद्ध होगा, लेकिन बहुजन समाज यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये गरीब होगा। जी, गरीब होगा। आज देश समृद्ध है, 9 करोड़ हमारे आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए जंगल में ही चाहिए ना, जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं स्कूल चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि जो जंगल में रह रहा है उसको दिल्ली में स्कूल प्राइमरी बच्चे को भेज दोगे, उसको वहीं स्कूल चाहिए, वहीं अस्पताल चाहिए, वहीं सड़क चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वहीं रोजगार चाहिए, वहीं उद्योग चाहिए, तब तो पर्यावरण बिगड़ रहा है ना। और वो 8-9 करोड़ आदिवासी बेचारे, वो एकदम विपन्न अवस्था में, उनका लोग अध्ययन करें, देखें, संवेदना हो तो कितना खराब स्थिति में। और यहाँ हिमालय जो सबसे नया पहाड़ है, क्योंकि वहाँ 85% उल्टा है, भाई वो सब आदिवासी हैं और वहाँ 85% सवर्ण जातियों के लोग हैं। तो देखिए जहाँ चाहे वहाँ हिमालय खोद दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ न पर्यावरण बिगड़ रहा है, न वहाँ वन संरक्षण अधिनियम लागू है, वहाँ ग्राम वन है। तो ये सारी पॉलिसी अगर आपको चेंज करना है, तो आपको केंद्र की सत्ता में बैठना पड़ेगा। हम कहते हैं 9 करोड़ आदिवासियों को जंगल में रहें, क्यों नहीं उनको 50-50 एकड़ जंगल ही बढ़ सकता है ना? उसी से वो अपना रोजी-रोटी चलाएँ और जंगल सुरक्षित भी रखेंगे। उनको जंगल से ज़्यादा मोहब्बत है। हाँ? यहाँ आप 5-5 हज़ार करोड़ खनिज के लिए, खनन के लिए, हाँ, आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं और तमाम पेड़ काट दे रहे हैं, तमाम लोगों को विस्थापित कर दे रहे हैं, तब पर्यावरण नहीं बिगड़ रहा है। हाँ? और अगर आदिवासियों का सड़क बनेगा, स्कूल बनेगा, बिजली जाएगी तो पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो लेकिन अब भई जो सत्ता में बैठा है वही भोंपू है। वो टीवी, मीडिया, पत्रकारिता, ओपिनियन बिल्डिंग,
तो वही कर रहे हैं ना। तो जो ओपिनियन बिल्डर है वो सत्ता में बैठा हुआ है तो अपना ओपिनियन बना, आप सत्ता में बैठिए, अपने कार्यक्रम लागू करिए। तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को अगर इस देश में खुशहाल रहना है, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सत्ता चाहिए, सम्मान चाहिए, समता चाहिए, हाँ, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए, हाँ, सुख समृद्धि चाहिए, व्यवसाय चाहिए, तो उनको केंद्र की सत्ता में बैठना पड़ेगा, अपने हित के लिए और देश के लिए हित के लिए भी। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी बाकी लोगों का आप नुकसान पहुंचाएंगे। जब बड़ा काम होता है तो सबका फायदा होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, सड़क बन गई तो सब चल रहे हैं, लॉजिक बहुत सही है। तो भाई क्या शिक्षा सुधारोगे तो सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं सुधारना चाहते हैं। हाँ, क्या ईमानदारी से आज 15.5 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं पूरे देश में, हैं, और इंटरव्यू से इनका सिलेक्शन हो रहा है, कितना हास्यास्पद है। आज तक इसके लिए आप बोर्ड नहीं बनाए। अरे भाई, एक यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट बोर्ड बना देते, लिखित परीक्षा होती, हाँ, और लिखित परीक्षा करके प्रोफेसर्स की नियुक्ति कर देते, तो आज सब लोगों को मिल जाता ना। और सबको अगर शिक्षा होती, जैसे इंटर तक सबको बढ़िया पढ़ाया जाए। भाई आपके यमुना के कछार में भी उतना ही बढ़िया विद्यालय हो जितना सेंट फ्रांसिस और सेंट जोसेफ कॉलेज आपका शहर में है, तो क्या वहाँ का लड़का मूर्ख तो है नहीं, है? वो भी कंपटीशन में आ जाए। हाँ भाई, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, खाद बीज पानी की व्यवस्था हो जाए, उनके मंडी की अच्छी व्यवस्था हो जाए, उपज अच्छा मिल जाए, आज किसान खुशहाल होता। उसके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई हो जाए, मुफ्त में चिकित्सा हो जाए, महंगी शादियां आप रोक सकते हैं, आप उंडन मुंडन मतलब ये मृत्यु भोज रोक सकते हैं जो फालतू खर्च हैं। हाँ, तो बहुत सी चीजें सत्ता समाज का नियमन करता है। स्टेट ने हरदम सोसाइटी का नियमन किया। हाँ, अब जिनको इस पर रुचि नहीं है तुरंत कहेंगे अरे नहीं भाई, पहले समाज बनाओ, संस्कृति बनाओ, तब सत्ता आएगी। हाँ, लेकिन जिसकी संस्कृति होती है उसी की सत्ता होती है। भाई आप अपनी सांस्कृतिक एजेंडा रखिए, जब आइए तो आप लागू करिए, लेकिन लागू तो तब करेंगे जब आएंगे। लाख टके का यही बात है ना, सत्ता में नहीं है तो कुछ नहीं है। तो और सत्ता में नहीं है तो कुछ नहीं है, और सत्ता में आने के लिए राष्ट्रीय पार्टी चाहिए केंद्र की सत्ता में, उसके लिए लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए, और ये हम लोगों को विमर्श करना पड़ेगा, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, चट्टी चौराहे पर जहाँ बैठे लोकतांत्रिक पार्टी की बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं भाई अभी तो पहले देखो, ये जो लोकतंत्र के लिए खतरा है इनको पहले हटा लो। तो लोकतंत्र का ये तो चिल्ला ही रहे थे, कब से चिल्ला रहे हैं। इनको तो जब हम सत्ता से हट जाएं तो लोकतंत्र खतरे में है, अभी ये आ जाए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। फिर आ करके अपना गिरोह का काम करेंगे, उससे लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो ये आधी अधूरी परिभाषाएं नहीं चलेंगी। हाँ, आपको एक स्वस्थ नैतिक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये तपेंद्र प्रसाद सर थे हमारे साथ। सर ने बताया कि आपको एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक सामाजिक संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं कर सकते। और जो लोग आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो, सर ने कहा है कि लोकतंत्र संविधान खत्म नहीं है, बल्कि इनका खुद का वर्चस्व खत्म हो रहा है। क्योंकि आगे देखा जा रहा है जो लोग अपने खुद के परिवार के, क्योंकि इन्होंने खुद कभी न्याय की बात नहीं करी, ये इन्होंने केवल अपने परिवार और व्यक्ति विशेष की बात करी, क्योंकि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो सब परिवार और व्यक्ति विशेष के क्षेत्रीय दल हैं। सर हमेशा कई बार सर ने कई मौकों पर हमेशा लोकतांत्रिक पार्टी की बात की है, आज ही बात की, और सर ने कहा कि पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को हर जगह लोकतांत्रिक की बात करनी पड़ी, तभी ये ओबीसी, एसटी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को उनकी हक हिस्सेदारी मिल पाएगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।